द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दुनिया के हालात ठीक नहीं हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के आसार मिल रहे हैं। जिस तरह से फिलिस्तीन और इजराइल का पूरा जो संकट है वो सामने आ रहा है कि जैसे तीसरे गृह जो युद्ध है, विश्व युद्ध, उस जैसे हालात बन रहे हैं। लेकिन भारत में जो हम जिक्र कर रहे हैं वो फिलहाल वो किसी युद्ध का नहीं बल्कि चुनावी संघर्ष की बात हो रही है। अब सिर्फ 5 हफ्ते से कुछ ज्यादा का वक्त बाकी है, जबकि 5 विधानसभा चुनाव होने हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, इसमें 4 बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, खासकर 2024 के चुनाव से पहले। और जो इंडिया अलायंस बना है उसका पहला इम्तिहान एक तरह से होने जा रहा है। अब से ठीक 5 हफ्ते से कुछ ज्यादा बाकी है इन 4 जो राज्य हैं जहां चुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी सीधे तौर पर मुकाबला हो रहा है। कम से कम देखा जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना हम ये कह सकते हैं कि एक तरह की मिली जुली, एक मिला जुला चुनावी संघर्ष होगा। किस तरह से इन चुनावों को हम देखें, क्योंकि एक बार बार जो विश्लेषण किया जाता है वो ये कि नरेंद्र मोदी के पिछले 1 दशक के दौरान हमने ये देखा है कि विधानसभा में तो जनता वोट दे देती है दूसरी पार्टियों को जो बीजेपी के बरक्स खड़ी हुई हैं, लेकिन जब लोकसभा की बात आती है तो दोनों बार हमने देखा है, 2014 या 2019 को उदाहरण हम मान सकते हैं कि फिर वो मोदी का जादू या मोदी ब्रांड बार बार चलता है। लेकिन इस बार काफी हद तक जो 10 सालों की थकान है, चाहे उसे मोदी ब्रांड ही कह दें, वो दिख रही है सामने। क्योंकि जो चुनावी सर्वे आ रहे हैं, हालांकि मैं चुनावी सर्वे को हमेशा एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेती हूँ, सही गलत होते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अनुमान जरूर मिलता है। इसमें एबीपी और सी वोटर का जो सर्वे है वो भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सर्वे में अगर देखा जाए, मेरे साथ 3 खास मेहमान इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। राजस्थान से मेरे साथ अविनाश कल्ला हैं, राकेश पाठक मेरे साथ मध्य प्रदेश, और साथ ही देश और दुनिया की खबर रखने वाले आशुतोष भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो दोनों राज्यों, महत्वपूर्ण राज्यों से उनके एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हुए 2 लोग, और इसके अलावा आशुतोष जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ अविनाश कल्ला, ये बताइए कि राजस्थान बहुत कम लोग इतने अच्छे तरीके से जानते हैं जितना आप समझते हैं। मुझे ये बताएं कि आज करीब 5-6 हफ्ते पहले हम खड़े हुए हैं चुनाव से पहले, जो अभी तस्वीर नजर आ रही है वो क्या है? जो ट्रेडिशन लगातार रहा है कि 5-5 साल में अदल बदल कर बीजेपी कांग्रेस को सत्ता सौंपती है, वहां की जो जनता है राजस्थान की, क्या वैसे ही होने जा रहा है? देखिए, इस बार मुकाबला इतना सीधा नहीं है जैसे कि अमूमन हालात बन जाते थे। इस बार दोनों पार्टियां अपने पॉलिटिकल कैरेक्टर से थोड़ी इतर लड़ रही हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है राजस्थान में कि भाजपा बिना किसी स्थानीय चेहरे के चुनाव में उतरेगी। वसुंधरा राजे उनका चेहरा नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी अमूमन बात करती है कि सामूहिक नेतृत्व में जाएंगे। इस बार की अभी तक की हम बात करें तो संकेत साफ है, अशोक गहलोत उनका चेहरा है, उनकी सरकार की पॉलिसीज पे जाएंगे। एक बात और आरफा जी कि जितना मैं राजस्थान घूमा, एक बात तय है कि मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ कोई पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उनकी इमेज बहुत क्लीन और साफ है, उनकी योजनाएं पॉपुलर है। पर जो सत्ता पे काबिज रहने के लिए उन्होंने अपने विधायकों को छूट दी, तो जैसा कि यहाँ ऑपोजिशन के लीडर राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि 200 मिनी मुख्यमंत्री हैं, तो वो जो छोटे मुख्यमंत्री बने हुए थे एमएलए, उनके खिलाफ भारी नाराजगी है। तो कांग्रेस की सबसे कड़ी परीक्षा होगी कि क्या वो अपने विधायकों के टिकट काट पाती है। अब जहां पे कि उनकी आलाकमान कह रही है कि हम सर्वे के ऊपर मानेंगे। 3-4 तरह तरह के सर्वे हो चुके हैं। कहते हैं सुनील कानूगुलू ने एक सर्वे करके एआईसीसी को दिया है, नरेश अरोड़ा ने एक सर्वे मुख्यमंत्री के लिए किया है, 2-3 इंडिपेंडेंट सर्वेज भी हुए हैं। पर सर्वेज की कोई बात नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि जिन लोगों ने सरकार बचाई उन्हें टिकट मिलना चाहिए। उसका बड़ा बड़ा फलसफा ये है कि 120 लोग तो वो सिक्योर कर चुके। अगर उनको टिकट मिलेगी तो 120 तो लोग सिक्योर हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। तो कांग्रेस ये ट्रेंड कैसे तोड़ती है? और इसके इतर भाजपा ने जैसे ही वो चुनाव आचार संहिता लागू हुई, 2 घंटे में अपनी पहली लिस्ट की घोषणा कर दी और 41 कैंडिडेट्स में से 29 बदल दिए। और इन 41 की भी एक अपनी अलग गणित है कि पिछले 3 चुनावों में 2 बार जब भाजपा हारी है तो इन 41 में से वो 5 और 2, ये 2 सीटें ला पाए। जब 2013 में आई थी तो यहाँ पे वो 25 सीट्स लाए थे। तो बीजेपी ने ये ट्रेंड किया है कि 29 नए फेसेस, 7 तो ऐसे जिन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ा, और 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उतार दिए। तो उनका यह आकलन है कि 2 से तो अधिक ही सीटें हम लाएं। इसमें उन्होंने 2 खास बातें करी।
दिया कुमारी उस सीट से लड़ रही हैं जहां भैरव सिंह जी के परिवार की सीट होती थी। राजवी साहब पिछले 3 बार से चुनाव इंक्रीजिंग मार्जिन से जीत रहे थे, फिर भी उनके परिवार का टिकट कट गया। उम्मीद है कि शायद उन्हें चित्तौड़गढ़ में एडजस्ट कर दिया जाए। और दूसरे हैं राजपाल सिंह शेखावत, 4 बार के एमएलए, फॉर्मर वसुंधरा राजे मिनिस्टर, अ क्लोज एड ऑफ वसुंधरा राजे। उनको हटा के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को ले आए। तो वो जो बात हो रही थी कि वसुंधरा जी की अपमैनशिप नहीं होगी, इसमें ये क्लियर जी। है कि उनके बहुत कॉन्फिडेंट को टिकट नहीं मिली। और दूसरा कि कोई स्टेटस को नहीं है, भैरव सिंह जी जैसे व्यक्ति की सीट भी यहां से निकाल के दी जा सकती है। जी तो हाँ। अभी मैं कहूंगा एक एज बीजेपी को है, मोमेंटम उनके साथ रहेगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं एज बीजेपी को है, हालांकि कई लोग जो राजस्थान से लौट कर आ रहे हैं, हालांकि इस सर्वे अगर देखें तो इसमें भी राजस्थान में एक तरह का एक एज मिलते हुए दिखाया गया है कि अपने बल पर सरकार बना लेगी बीजेपी, सीधे तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ राकेश पाठक जी कि मध्य प्रदेश का अगर हम जिक्र करें, इससे पहले कि मैं जो बारीक राजनीति है उस तक आऊं कि सीट शेयरिंग क्या होगा, या जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं उनके अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत याद आऊंगा, लोगों से कहते हैं, कभी कहते हैं कि क्या मामा को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए। चौथी बार जो है वो चेहरा, 5वीं बार बल्कि अब नजर आएगा अगर दोबारा हम ये कहें कि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछना चाहती हूँ जो विचारधारा के स्तर पर है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश ने देखी है, बड़ा ही शांति प्रिय और मध्य में रहने वाला एक प्रदेश माना जाता था, जहां भाजपा का चेहरा भी एक तरह से एक मध्यवर्गीय चेहरा होता था कि भाजपा का चेहरा भी कांग्रेस जैसा चेहरा है। लेकिन ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह की अपनी इमेज बनाई कि वो हिंदुत्व के हीरो के तौर पर, या मैं कहूँ खलनायक के तौर पे नजर आए, कि योगी आदित्यनाथ से उनका पूरा मुकाबला है, एक हिंदुत्व की लेबोरेटरी के तौर पर उनका चेहरा सामने आया। क्या इस चुनाव में एक साधारण आम चुनाव जैसे होता आया है हमारे राज्यों में, मध्य प्रदेश में होता है, वैसा आप देख रहे हैं, या ये जो तड़का लगाया है इसका कोई असर है? आरफा जी, मध्य प्रदेश हमेशा से शांति का टापू कहलाता रहा है और कोई भी ऐसा अवसर नहीं रहा कि यहाँ उस तरह के सांप्रदायिक दंगे हुए हों। अपवाद स्वरूप हुए हैं, 92 में भी हुए हैं, उससे पहले भी हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ एक एक्सेप्शनल घटनाएं हैं। शिवराज सिंह चौहान का आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर वे एक सहज सरल राजनेता के रूप में ही जाने जाते थे अब तक। लेकिन अब चूंकि ये मोदी शाह का युग है, ये अमृत काल है, इसलिए जैसा मोदी शाह चाहते हैं वैसी कट्टरपंथी छवि बनाने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों की है। उसमें और भी उनके संगी साथी हैं, गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। छोटी छोटी चीजों पर, यहाँ जैसे फिल्मों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करना, फिल्म के सीन पर सांप्रदायिक उसको तड़का लगाना, जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया, इसके बावजूद मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वैसा न वे कर पाए हैं और न कर पाएंगे चुनाव तक। एक छोटा सा हिस्सा है मध्य प्रदेश का मालवा, जिसमें उज्जैन और इंदौर के बहुत छोटे से इलाकों में आप मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत हिंदू मुस्लिम होता है, लेकिन वो भी चुनाव तक उतना नहीं गरमा पाता कि आप सोचें कि सारा मतदाता 2 वर्गों में बटा हुआ दिखाई दे। मैं आज भी मानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान मोदी शाह की नजर में नंबर बढ़ाने के लिए उस तरह के बयान देते रहे होंगे, पर मूलतः वे उस तरह के योगी जैसे मॉडल के नेता नहीं है। अब जो बाकी राकेश जी, लेकिन इसके अलावा अगर वो ऐसे नेता नहीं भी रहे, लेकिन बुलडोजर का जो पूरा राज मध्य प्रदेश में देखा, दिन दहाड़े कानून की हत्या करके लोगों के घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर चलाए गए, तो ये सिर्फ बयान तक तो सीमित नहीं रहा। यकीनन मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन इतना सब करके भी अगर उन्हें ऐसा लगता हो कि वे हिंदू वोटरों को लामबंद कर पाए हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं इसमें वे विफल रहे हैं। बुलडोजर तंत्र को मध्य प्रदेश में उस तरह से वाहवाही नहीं मिली जैसे उत्तर प्रदेश में मिलती है। जितनी भी अब तक ऐसी घटनाएं हुई हैं, और संयोग से ऐसा भी हुआ है कि जिन मामलों में हिंदू आरोपी हैं उनके घर भी भले ही औपचारिक रूप से बुलडोजर भेजा गया हो, 3D मशीन भेजी गई हो, उसका एक पंजा मारने का एक काम शिवराज सिंह की सरकार ने किया है। तो यहां न बुलडोजर न्याय कोई बहुत बड़ा मुद्दा है, न हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा है। मध्य प्रदेश में मुद्दा है शिवराज सिंह चौहान के प्रति लोगों की अरुचि, लोगों की उनके प्रति जो असंतोष की चरम सीमा है वो। मध्य प्रदेश में मुद्दा है भ्रष्टाचार। ये असली मुद्दे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम बीजेपी चाहे भी तो कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी यहाँ आकर कितना भी हनुमान जी और बजरंग बली बजरंग दल कर लें, शमशान कब्रिस्तान कर लें,
मध्य प्रदेश में असर करने वाले है नहीं ये टोटके। असली लड़ाई है शिवराज सिंह चौहान, उनके मंत्रियों के प्रति जो असंतोष है। अविनाश जी ने राजस्थान का जिक्र किया, बहुत कुछ आप उसका प्रतिरूप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, लेकिन एक अंतर है, यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने मोदी शाह के खिलाफ थोड़ी सी ताल ठोकने की कोशिश की। जब उन्हें लगा कि उन्हें हाशिए पर रखा जा रहा है, गुजरात फार्मूला यहां पर अपनाया जा सकता है, तो उन्होंने बोलना शुरू किया। स्वयं नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्होंने जनता से पूछ लिया कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री फिर से बनना चाहिए कि नहीं। ये सवाल पूछना ही एक तरह से बागी सुर उठाना था, और उसका परिणाम यह हुआ कि अब तक जो 4 सूचियां जारी हुई हैं उसमें 24 मंत्रियों को टिकट मिल गए हैं। अविनाश जी टिकट की काटने की बात कर रहे थे, यहां तो कुल 33 मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उसमें से 24 के 24 को टिकट दे दिए हैं। खुद शिवराज सिंह चौहान के टिकट पर कुहासा था, उनका नाम भी चौथी सूची में आ गया है। यानी मध्य प्रदेश में जो असंतोष मुख्यमंत्री और मंत्रियों के प्रति है, उसको जानते हुए भी अगर उन्हें टिकट देने पड़े हैं, तो बीजेपी और खतरे की तरफ, खतरे की खाई की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी आरफा जी। आशुतोष ये बताइए, फिलहाल अभी तो हम विधानसभा चुनाव का हम जरूर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये जो बार बार एक थ्योरी दी जाती है कि चलिए देखिए राज्यों में तो आप जीत जाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन आएगा तो मोदी ही। 2024 का जब भी जिक्र होता है, ठीक है आपने कर्नाटका ले लिया, हिमाचल ले लिया, इसके अलावा अभी हो सकता है तेलंगाना में भी आप जीत जाएं, मध्य प्रदेश में भी तस्वीर ठीक नजर आ रही है, राजस्थान थोड़ा सा 50-50 है, छत्तीसगढ़ का कह नहीं सकते। चलिए ठीक है, राज्यों में तो हो सकता है आप 2-4 जगह आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आएगा तो मोदी ही। क्या आप इस थ्योरी में यकीन रखते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड है अभी भी खर्च नहीं हुआ है? 10 सालों में तमाम तरह की तबाहियां आई, तमाम तरह के संकट हुए, आर्थिक से लेकर सामाजिक और राजनीतिक, मणिपुर से लेकर और कश्मीर तक तमाम जगह पे हमने देखा है। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि 2024 में उनका कोई मुकाबला नहीं है? आरफा, मुझे लगता है कि इस बात को कहने के पहले हमें कुछ चीजों पर थोड़ी सी क्लैरिटी रखनी चाहिए। पहली बात यह कि 2014 का जो चुनाव था वो नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव नहीं था। वो दरअसल मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ जिस तरीके से नाराजगी, असंतोष था, भ्रष्टाचार को लेकर जो लोगों के मन में गुस्सा, उबाल था, ये उसके खिलाफ था। और उसका सीधा सीधा फायदा, चूंकि नरेंद्र मोदी सही समय पर, सही वक्त पे, सही जगह पे मौजूद थे, इसलिए उनको ये फायदा हुआ। तो ये 2014 का चुनाव एक सामान्य चुनाव नहीं था। 2019 का चुनाव भी एक सामान्य चुनाव नहीं था। 2019 का भी जो चुनाव था वो तब तक सामान्य चुनाव था जब तक कि बालाकोट की घटना नहीं हुई थी। जिस दिन वो घटना हो गई और उसके बाद जिस तरीके से ये नारेबाजी शुरू हुई, पाकिस्तान को घुस के मारा, पाकिस्तान को घुस के मारा, तो पूरा राजनीति का परिदृश्य बदला। उस बदले हुए राजनीति के परिदृश्य में नरेंद्र मोदी को 303 सीटें मिली। अब हम 2024 के बारे में बात करते हैं। 2024 पिछले 10 साल का पहला नॉर्मल चुनाव होगा, अगर कोई और दूसरी घटना नहीं होती है। तो अगर नॉर्मल चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का पहला टेस्ट ये चुनाव होगा। मैं 2019 को उनकी लोकप्रियता का पहला टेस्ट नहीं मानता हूं और ना ही 2014 को मानता हूं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी आज देश के सबसे लोकप्रिय नेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अकेले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो अपने बल पे बीजेपी को जिता सकते, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, उसकी छवि को असर पड़ता है। अलोकप्रियता धीरे धीरे उनकी बढ़ती है और लोकप्रियता में कमी आती है, क्योंकि लोग जब पहली बार वोट देते हैं तो लोगों को उम्मीद होता है ये आदमी डिलीवर करेगा। अगली बार जब 5 साल बाद उम्मीद करते हैं तो लोग कहते हैं एक मौका और देना चाहिए। 10 साल के बाद भी लोग उनको मौका देने के बारे में सोचेंगे, मुझे इस पर अभी तक संदेह दिखाई पड़ता है। अब जो तीसरी बात है वो ये कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी की चुनाव जिताने की क्षमता बहुत ही एग्जैजरेटेड तरीके से कही जाती रही है। कई ऐसे चुनाव हैं जहां पे नरेंद्र मोदी अपने बल पे चुनाव नहीं जिता पाए, और बाकी तो छोड़ दीजिए। 2018 में जब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उस वक्त 5 चुनाव 2018 में हुए थे। गुजरात के अंदर बीजेपी को नाक को चने चबाने पड़े थे, किसी तरीके से चुनाव जीते। कर्नाटक के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पे सरकार नहीं बना पाए और वहां खिचड़ी सरकार बनी, बाद में तोड़फोड़ सरकार बनी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्य हारी थी। तो अगर जिताने की क्षमता होती तो 2019 के पहले के चुनाव में 5 राज्यों में आराम से जिता ले जाते, लेकिन वैसा नहीं हुआ। आज भी अगर आप देखिए तो हिमाचल प्रदेश में वो हारे हैं, कर्नाटक में बुरी तरीके से हारे हैं,
पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गोवा, ये वो राज्य हैं जो कांग्रेस पार्टी ने खुद अपनी हार मान के उनकी झोली में डाल दिए हैं। मेरा मानना यह है कि जो ओपिनियन पोल इस वक्त कह रहे हैं, अगर 5 राज्य में से 4 राज्य में बीजेपी हारती हुई दिखाई पड़ रही, इंक्लूडिंग मिजोरम, तो फिर आप समझिए कि संकट इनके ऊपर बड़ा है और संकट गहरा है। महत्वपूर्ण बात क्या है, राजस्थान को लेके सी वोटर का सर्वे कहता है कि बीजेपी को 130 के ऊपर सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस की सीटें 65 तक आ सकती है। लेकिन टाइम्स नाउ ईटीजी का जो सर्वे है वो ये कहता है कि जुलाई के महीने में और जुलाई के महीने में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 43 सीटों का फर्क था, फासला था। बीजेपी 43 सीटों से आगे थी, लेकिन जब सितंबर में सर्वे किया गया तो वो फासला सिमट के 4 सीट का रह गया है। बीजेपी 100 सीट पे, 96 सीट कांग्रेस पार्टी को। तो अगर कुछ बदला नहीं है महाराष्ट्र के राजस्थान के अंदर, तो फिर ये टाइम्स नाउ ईटीजी का सर्वे, ये 43 सीट का जो फासला था वो घट के 4 सीट पे क्यों आ रहा है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। अब वो जीत में कन्वर्ट होता है या नहीं, एक अलग तरीके का सवाल। आशुतोष जी, इससे पहले कि मैं दूसरी तरफ जाऊं मेहमानों की तरफ, मुझे ये भी बताइए कि इंडिया ब्लॉक का जो जिक्र हो रहा है कि भाई इंडिया अलायंस का इम्तिहान होगा, लेकिन यहाँ कोई अलायंस तो किसी भी राज्य में चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो उस तरह से तो ये सीधे भाजपा और कांग्रेस की ही लड़ाई है। तो इसका मतलब ये मान लेते हैं, अगर जैसे कि अगर 5 राज्यों में, तेलंगाना थोड़ा सा एक मिक्स्ड मैं कहूंगी, वहां तो सीधे लड़ाई नहीं है, लेकिन 3 राज्यों में मान लेते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर जो इनकम्बेंट जो सरकार है वो तो कांग्रेस पार्टी की है। तो ऐसे में जब भारत में एक तरह से रिवायत रही है कि नई पार्टी को चांस दिया जाता है अक्सर राज्यों में, ऐसे में क्या आप आंकेंगे इस बात को लेकर जिसकी जीत या हार होती है कि 2024 के लिए इसके इम्प्लीकेशंस हैं, इसके नतीजों का असर पड़ेगा 2024 पर? हालांकि आपने कहा कि 2014 और 19 के चुनाव को आप आम चुनाव नहीं मानते, और अभी भी हमें पता नहीं है कि इससे पहले कौन सा इमोशनल कार्ड खेल लिया जाए। 2024 से पहले भी एक मंदिर की बात बार बार आ रही है कि जब कपाट खुलेंगे जनवरी के महीने में तो सारे जो विपक्ष के लोग हैं वो धराशायी हो जाएंगे, उससे पहले ही सारे चुनाव के नतीजे दिसंबर के पहले हफ्ते में ही आ जाएंगे। तो ये क्या ये एक कोई लॉजिकल बात भी है कि हम विधानसभा और लोकसभा के चुनाव का कोई कंपैरिजन करने की कोशिश करें? मुझे लगता नहीं कंपैरिजन करना चाहिए। ये अजीब इत्तेफाक है कि 2004 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी तब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों जगह कांग्रेस पार्टी हार गई थी। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि 2019 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों चुनाव हार गई। तो कांग्रेस ये मना सकती है कि तीनों राज्य वो हार जाएं और 2024 में सरकार बने केंद्र के अंदर। खैर, मैं उस बाजी में मैं नहीं जाता हूँ। मेरा स्पष्ट तौर पे ये मानना यह है कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव बिल्कुल अलग अलग होते हैं। दोनों के मुद्दे अलग होते हैं, दोनों की नीतियां अलग होती हैं, दोनों की पॉलिटिक्स भी अलग होती है। जहां तक इंडिया गठबंधन का है, मेरा साफ तौर पर मानना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ये वो राज्य है जहां 2 पार्टी सिस्टम पूरी तरीके से एंट्रेंस्ड है। वहां बीजेपी और कांग्रेस को अपने किसी सहयोगी की जरूरत नहीं है। हाँ, जब बहुत क्लोज कंटेस्ट होता है तो 2-4 सीटों के लिए इधर से उधर वो विधायकों की खरीद फरोख्त हो जाती है या इधर उधर हो जाते हैं। तो बहुत क्लियर कट 2 पार्टी सिस्टम यहाँ पे काम करता है। मैं राकेश जी की इस बात से सहमत हूँ कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, ये तीनों वो राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का कम्युनलिज्म का एजेंडा उस तरीके से नहीं चलता जिस तरीके से गुजरात में चलता है या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर चलता है। जहां तक इंडिया गठबंधन के परीक्षण की बात है, मुझे लगता है कि 2 राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो महाराष्ट्र और दूसरा बिहार। इन्हीं दोनों राज्यों में टेस्ट होने वाला है। अन्यथा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा गठबंधन का साथी है नहीं जिसके साथ गठबंधन करने की जरूरत पड़े या जो कांग्रेस को जिताने की स्थिति में ला सके। तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई टेस्ट इंडिया गठबंधन का होने वाला है। उसी तरीके से जैसे एनडीए गठबंधन का कोई फायदा बीजेपी को मिलता हुआ इन राज्यों में नहीं दिखाई पड़ता। जी, अविनाश खन्ना जी, ये बताइए कि फिलहाल जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं राजस्थान में प्ले आउट होते हुए? जैसे हम ये तो देखते हैं कि हर जगह नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगती है, चाहे मध्य प्रदेश में हम देख लें तो शिवराज सिंह चौहान की नरेंद्र मोदी से नीचे छोटी तस्वीर होगी। अब अलग बात है कि अब चूंकि चुनाव की घोषणा हो गई तो अब सरकार के तौर पर नहीं, लेकिन फिर भी बीजेपी तो कम से कम फिर भी कर सकती है इस तरह से जो विज्ञापन है उनके तौर पर। लेकिन ये बताइए कि अभी नया मुद्दा आ गया है फिलिस्तीन और इजराइल का, और ये भी देखिए आप, हैरानी की बात है, लोग इस पर ट्वीट तक कर रहे हैं कि अगर आप देखें कि इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर नेतन्याहू के ट्वीट के नीचे जो हिब्रू में
जवाब आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि भाई आप प्रधानमंत्री इस्तीफा दीजिए, आप नाकाम हुए हैं। और जो हिंदी में ट्वीट आ रहे हैं वो कहते हैं नेतन्याहू जिंदाबाद। तो आप अंदाजा ये लगाइए कि जहां कोई यानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो भी इतना दीवाना हो गया है कि हर तरह से फायदा उठाने की कोशिश हो रही है कि एक मुस्लिम दुश्मनी, एक मुस्लिम नफरत को हर जगह प्ले आउट करने की कोशिश की जा रही हो। ऐसे में राष्ट्रीय मुद्दे राजस्थान में क्या किसी तरीके से हावी होते हुए नजर आएंगे, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो इजराइल फिलिस्तीन हो, ये इंटरनेशनल इश्यूज या फिर जो नेशनल इश्यूज हैं वो भी नजर आएंगे कुछ? देखिए आरफा जी, यहाँ पे इलेक्शन पूरा लोकलाइज होगा। यहाँ तक कि नेशनल इश्यूज की बात है, अशोक गहलोत ने अभी तक ये एक नैरेटिव सेट किया है कि वो बेटर एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उन्होंने अभी तक अपनी जो हेल्थ केयर स्कीम थी और जो उन्होंने गैस सिलेंडर बीपीएल परिवारों की लगता है उनका कनेक्शन हमसे अविनाश कल्ला का हेलो, टूट गया। कैन यू हियर आगे मी? कैन यू हियर मी? जी बोलिए। यस यस। तो अशोक गहलोत ने इस बार एक ऑफेंसिव कैंपेन रन किया अभी तक, जब वो चैलेंज कर रहे थे कि ये स्कीम्स हमारी हैं, हम इन पे मोदी जी से बेहतर डेवलप कर रहे हैं। राजस्थान में कोशिश रहेगी कि कांग्रेस पार्टी जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, जो कि जल शक्ति मंत्री के एक बयान से बवाल में आया, जब उन्होंने ओपनली कह दिया कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई वादा राजस्थान से नहीं किया था, तब से वो मामला तूल पकड़ा। ईस्टर्न राजस्थान में कांग्रेस यहाँ घेरेगी। तो जो मुद्दे हैं, गैस प्राइस, हेल्थ केयर और ईआरसीपी, इन 3 मुद्दों पे कांग्रेस केंद्र को घेरने वाली है। उसके अलावा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। स्थानीय मुद्दे जिसपे भाजपा घेरेगी वो है एग्जाम्स, रीट की परीक्षाएं जो कैंसिल हो रही है, बिगड़ता लॉ एंड ऑर्डर, वो बहुत एक बड़ा इशू है जिसपे अशोक गहलोत सरकार उतना इफेक्टिव नहीं रही है। और तीसरा, जैसे कि अभी पाठक जी ने भी बताया कि कम्युनलिज्म बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है। राजस्थान एक बहुत ही कास्ट डिवाइडेड स्टेट है, कम्युनल नहीं है। पर पिछला चुनाव देखिए, 200 में से केवल एक मुस्लिम समुदाय के कैंडिडेट को टिकट दिया भाजपा ने, वो भी आखिरी लिस्ट में। वो वसुंधरा राजे के बहुत करीबी मंत्री थे यूनुस खान, उन्हें सचिन पायलट के सामने खड़ा किया गया। इस बार वो भी उम्मीद नहीं लगती कि एक को भी उम्मीदवारी मिलेगी। उसके इतर जिस तरह की हमने घटनाएं देखी और जिस तरह से भाजपा के नेताओं के उन पे बयान आए, चाहे वो जोधपुर में एक दंगा हो, करौली हो, आप देखिए प्रधानमंत्री बार बार कन्हैया लाल की बात तो कर देते हैं, पर कुछ दिन पहले जयपुर की सड़क पे एक मुस्लिम युवक को पीट के मार दिया गया, पर उसको कभी भाजपा के नेताओं ने हाईलाइट नहीं किया। पूरा शहर 4 दिन जाम रहा, पर उसको बीजेपी ने अपने हिसाब से पुश किया। उसका आलम यह रहा कि कांग्रेस के जो मजबूत स्थानीय नेता है, उनको अपने इलाकों में जय सिया राम करके पोस्टर लगाने पड़ गए। तो बीजेपी फ्रैक्शंस में और छोटे पॉकेट्स में, आप चाहे विदुड़ी को देख लीजिए, टोंक में लाना हो तो टोंक के नजदीक में लगते हुए कामा नगर, इन एरियाज में मुस्लिम पॉपुलेशन है। बीजेपी की कोशिश रहेगी कि वो इसको कम्युनल जितना कर सके वो उन्हें सूट करेगा, वो उसी एजेंडे पे ले जाएंगे। तो ये कुछ मुद्दे होंगे जो यहाँ के स्थानीय चुनावों को प्रभावित करेंगे। लेकिन हमने ये भी देखा अविनाश जी कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी मुश्किल हो रहा है इस पूरी सांप्रदायिकता का मुकाबला करना, चाहे वो नासिर जुनैद का हम मुद्दा देख लें, या आपने जो जिक्र किया अभी प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने आप जितनी कम्युनल पिच पर हमने बात की, इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी एक माइक्रो लेवल पर सांप्रदायिकता का ही इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। सचिन पायलट का मैंने बयान सुना कि जब ये नासिर जुनैद का पूरा मुद्दा आया था, तब वो उस इलाके में वहां पर गए और वहां के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आपसे हमें इंसाफ की उम्मीद थी सचिन जी, और ऐसा क्यों हो रहा है, इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है, अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है मोनू मानेसर। तो उन्होंने कहा कि मुझसे मजहबी बातें मत कीजिए। यानी इंसाफ की बात भी अगर मुसलमान करता है तो अमृत काल में, मोदी काल में तो उसे मजहबी बातें कहा जाता है। इसके अलावा जो टेरर ब्लास्ट के जो आरोपी थे, उनके खिलाफ राजस्थान सरकार कोर्ट में चली गई, कोर्ट ने जब उनको बरी कर दिया, तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि रस्सी पर चलते हुए डिस्टर्ब ना किया जाए जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, और वो थोड़ा बहुत इसमें बहुत ज्यादा धर्मनिरपेक्ष ना दिखें और बहुत ज्यादा कम्युनल भी ना दिखें। यानी एक तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व और सॉफ्ट सेक्युलरिज्म के बीच में झूलती नजर आती है सरकार। जी बिल्कुल, सरकार नजर आती है। उनके पास मुस्लिम एमएलएज हैं और उनकी कंपल्शन है। अब आप जैसे जो मैंने आपको जयपुर का किस्सा बताया, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। डिसीज्ड की फैमिली को उन्होंने मेरे ख्याल 50 लाख का कंपनसेशन दिया विद इन 24 आवर्स, क्योंकि वो स्थानीय एमएलए की जरूरत है।
अगर वो स्टैंड नहीं ले तो वो अपने वोट्स खो जाते हैं। तो वो 3 सीट्स इफेक्ट करते हैं, पर उसका इफेक्ट ये रहा कि दूसरे जो कांग्रेस के नेता है उनको अपने यहाँ भगवान राम के पोस्टर लगाने पड़ गए। तो कांग्रेस बहुत कॉशियसली ट्रीट करती है इन लाइंस पे कि उनको मुस्लिम वोट्स भी चाहिए, पर वो ओपनली इस बात को बोलते भी नहीं है, वो उतना एडमिट नहीं करते। और यही एक रीजन है कि आप देखिए यहाँ पे आप देख पाते हैं कि AIMIM भी राजस्थान में इस बार चुनाव लड़ेगी, और वो खुल के बोलते हैं कि देखिए आपका इशू ये लोग नहीं उठाते, इनको आपके वोट चाहिए पर आपका नाम लेने में इनको परहेज रहता है। और ये सारी दोनों चीजें बीजेपी को सूट करती है कि वो अपना वोट पोलराइज कर दे। राकेश पाठक जी, मध्य प्रदेश का अगर हम जिक्र करें और पूरे कास्ट सेंसस का जो पूरा मुद्दा है, अगर मैं उस पे आ जाती हूँ कि कहा जा रहा है कि भाई देखिए कमंडल का मुकाबला मंडल से हम करेंगे। हालांकि वो बहुत पॉलिटिक्स, वो अपने एक दौर की पॉलिटिक्स थी, पूरी तरह पीछे छूट चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी जो स्टैंड बदला है इस पर, और बिहार के बाद अब अन्य राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो कास्ट सेंसस की बात हो रही है, इसको लेकर जमीनी स्तर पर किस तरह की हलचल आप सुन रहे हैं इसको लेकर? खासकर मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां शिवराज सिंह चौहान खुद एक ओबीसी, इसके अलावा उमा भारती उससे पहले वो भी ओबीसी रही, लेकिन कभी भी वहां किसी भाजपा का अगर हम जिक्र करें, या मैं कहूंगी ओबीसी को लेकर उतनी हलचल नहीं नजर आई। इसके अलावा जो एक छोटी अल्पकालिक सरकार रही कमलनाथ की, उन्होंने रिजर्वेशन का जो जिक्र किया, इसके अलावा बहुत ज्यादा कास्ट को लेकर हलचल है? नहीं, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक लहजे में इस मुद्दे को सामने ला रहे हैं, आज भी राहुल गांधी मध्य प्रदेश में थे, शहडोल के पास त्योथर में उनकी आम सभा थी, वहां भी उन्होंने चैलेंज जैसा दिया, बिल्कुल चुनौती देकर वे कह रहे हैं कि हम तो ओबीसी की गिनती करवाएंगे। जब ये मुद्दा धीरे धीरे और गरमाएगा तो मुझे ऐसा लगता है समाज का वो जो तबका, और जो वाकई में सदियों से, सहस्त्राब्दियों से जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग हाशिए पर हैं, चाहे दलित हों, अल्पसंख्यक हों, आदिवासी हों या ओबीसी हों, उन सबकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं स्वाभाविक तौर पर और आगे आएंगी। तो जब चुनाव आएगा तो वोट डालते समय भी ओबीसी के तबके को यह ध्यान आएगा ही कि एक पार्टी है जो हमारी गिनती कराना चाहती है, और गिनती के बाद हमारे प्राकृतिक संसाधन, सरकारी अवसर, जो भी समाज में चीजें हो सकती हैं, उनमें से हमारे हिस्से का वाजिब हक हमें दिलाने की बात कर रही है। आगे चलकर क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन अगर कांग्रेस और राहुल गांधी ये कर रहे हैं तो इससे बीजेपी को परेशानी हो सकती है। आपने 2 नाम गिनाए, तीसरा नाम और जोड़ लीजिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पिछले 3 मुख्यमंत्री ओबीसी में से, बाबूलाल गौर कुछ महीने रहे मुख्यमंत्री उमा भारती के बाद, एक तरह से मान लीजिए बफर जोन था वो शिवराज उमा भारती के बीच का। 3 ओबीसी मुख्यमंत्री देने वाली भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कब तक खामोश रहेगी? उसको एक ना एक दिन स्टैंड लेना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी नरेंद्र मोदी को भी एक ना एक दिन बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कांग्रेस और राहुल गांधी ये इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते रहे तो समाज में वोटों का ध्रुवीकरण भी होगा ही। हम मंडल को याद कर लें, और उसके बाद काफी वर्ष बीत चुके हैं उस घटना को, मंडल के बाद। तो अगर कमंडल के जवाब में ये ओबीसी की गिनती का मामला सामने आता है तो फिर बचे हुए कमंडल में कितने लोग अंदर बचेंगे? 15% ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य। तो इन 15% के बरक्स अगर 65%, 50% ओबीसी की बात कांग्रेस उठाएगी तो कहीं ना कहीं वोटों को भी प्रभावित वो करेगी। मध्य प्रदेश में भी इसका प्रभाव होगा। इसमें एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का भी, ओबीसी से अलग हटकर बात कर रहा हूं, 21 से 22% आदिवासी है मध्य प्रदेश में। देश में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी वाला राज्य है मध्य प्रदेश। बहुत बड़ी संख्या विधानसभा सीटों की आदिवासियों के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए। उसमें भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच संघर्ष चलता रहता है। मध्य प्रदेश का आदिवासी, खासतौर से जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, जब एकीकृत मध्य प्रदेश था, तब भी आदिवासी जो वोट है, जो आदिवासी वोट बैंक है, वो परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ रहा है। इंदिरा गांधी के जमाने से बस्तर और इस सब इलाके में इंदिरा गांधी को आज भी मानने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी बड़ी संख्या में कांग्रेस के साथ आते हैं। बीच में बीजेपी ने लंबे समय वहां सरकार चलाई, उसके बावजूद आदिवासी वोट लौटा है, और मध्य प्रदेश में भी इसका असर दिखाई पड़ सकता है। तो जहां तक आपने ओबीसी का सवाल पूछा, यह मुद्दा बहुत मुखर होकर दिखेगा नहीं, लेकिन उसका अंडर करंट जरूर दोनों पार्टियां महसूस करेंगी। जी आरफा जी।
इसके अलावा जाते जाते ये सवाल भी जरूरी बनता है कि क्या शिवराज सिंह चौहान का चेहरा ही आगे होगा या कई नए चेहरे नजर आएंगे? नरोत्तम मिश्रा को क्या चांस मिल सकता है? क्योंकि जिस तरह के एक मिक्स सिग्नल के तौर पर नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्हें खुद मालूम नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। निश्चित तौर पर आज की मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। पार्टी को शायद ये एहसास हुआ है, शायद उसके पास ये सूचनाएं हैं, पार्टी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उन्हें यह मालूम हुआ होगा कि सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के प्रति ज्यादा संतोष है, इसलिए उन्होंने शिवराज को हाशिए पर रख दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री पद के 7-8 दावेदार खड़े कर दिए। 7 सांसद हैं, उसमें से 3 केंद्रीय मंत्री हैं, एक राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय। आपने जिनका नाम लिया नरोत्तम मिश्रा, अब तो वो इन 7-8 नामों के बहुत पीछे रह गए। अगर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर बात होगी तो नरेंद्र सिंह तोमर नरेंद्र मोदी की सरकार में 2 बार से मंत्री हैं, प्रहलाद पटेल मंत्री हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी के नाम पर हैं, कैलाश विजयवर्गीय ने तो कह ही दिया है कि मैं खाली विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं बाकायदा। फिर उसके बाद कल उन्होंने ये भी कह दिया मैं तो विधायक बन चुका हूं। तो इन सब लोगों की महत्वाकांक्षाएं मुख्यमंत्री की कुर्सी की ओर लगी हुई है टकटकी लगाकर। फिर भी शिवराज सिंह का आज की तारीख में बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है। वे मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित राजनेता हैं। उनकी लोकप्रियता और अलोकप्रियता, इन दोनों के बीच में एक संतुलन बीजेपी को बनाकर रखना है, वही असली चुनौती है। क्योंकि बिल्कुल शिवराज सिंह को हटाकर बीजेपी अगर चुनाव में जाएगी तो उसे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जिस वक्त उन्होंने इतने सारे विकल्प खड़े कर दिए हैं शिवराज के सामने, तब भी बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि शिवराज सिंह का अपना एक समर्थक वर्ग है, कार्यकर्ताओं से लेकर विधायकों तक, मंत्रियों तक। तो मुझे लगता है अभी भारतीय जनता पार्टी के अजीब से असमंजस से गुजर रही है। उसको सूझ नहीं रहा कि वो क्या करे, इसलिए वो टिकट नहीं काट पाई, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया। गुजरात फॉर्मूला लागू नहीं कर पाए मोदी शाह मध्य प्रदेश में चाहकर भी, जबकि शुरू में खबरें ये थी कि 12 मंत्रियों के टिकट कटेंगे, 50 विधायकों के टिकट कटेंगे। पिछले चुनाव में 2018 में 13 मंत्री चुनाव हारे थे। और एक अंतिम बात अरफा जी, मध्य प्रदेश में 2003 से अब तक के जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिस चुनाव में प्रादेशिक नेतृत्व को फ्री हैंड दिया गया, उसमें बीजेपी को अच्छी सीटें मिली, बहुत बेहतर तरीके से उसने सरकार बनाई। उमा भारती से लेकर शिवराज सिंह के शुरू के 2 विधानसभा चुनाव, लेकिन जब उन्होंने 2018 में अंकुश लगाया तो पार्टी चुनाव हार गई और 2023 में बिल्कुल शिवराज सिंह का गला दबा दिया गया है। इसका दुष्परिणाम बीजेपी को दिखाई पड़ेगा इस चुनाव में, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत ज्यादा वक्त भी इसमें बाकी नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक तरह से ये इम्तिहान है। आशुतोष जी, आखिरी सवाल आपसे, ये बताइए कि अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव में क्या जो ये जाति का एक नया कोण, ऐसा अब तक बताया जा रहा था कि जो सबसे बड़ी बात थी कि भाई आप जाति को खत्म कर सकते हैं या धूमिल कर सकते हैं अगर आप हिंदुत्व यानी धर्म की राजनीति को से काउंटर किया जाति की राजनीति को, और इसलिए नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। आपको लगता है कि ये इन 5 राज्यों में, आप कम से कम 4 राज्यों में ये जो कास्ट सेंसस वाली बात आई है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, क्या ये वाला फॉर्मूला टेस्ट करने को मिलेगा जो पता चलेगा कि 2024 में भी इसको कितना आगे बढ़ के खेलना है, इस पर कितनी बात करनी है, कितनी राजनीति होनी है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बिल्कुल, ये जो कास्ट सेंसस की बात की जा रही है और जो ये ओबीसी पॉलिटिक्स की बात हो रही है, जिसको मंडल 2 पॉलिटिक्स भी कहा जा रहा है, मेरे लिहाज से ये कांग्रेस पार्टी की बड़ी दूरगामी रणनीति का एक हिस्सा है। और ये कांग्रेस पार्टी को थोड़ी देर से समझ में आई, लेकिन ये बात समझ में आ गई कि कांग्रेस पार्टी के साथ जब एक सामाजिक आधार था, दलित और ब्राह्मण और मुस्लिम्स, तब वो सत्ता में आती रही और बहुमत का आंकड़ा उसके पास आता रहा। क्योंकि जब आपके पास इतना बड़ा सामाजिक आधार होता है तो दूसरे अगर कहीं से अगर आपको कोई और आधार मिल जाता है तो आप आसानी से बहुमत का आंकड़ा पा जाते हैं। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये हुई कि वो मंडल कमीशन और रामरथ यात्रा के बाद से कांग्रेस अपना जनाधार, सामाजिक जनाधार पूरी तरीके से उसने खो दिया। अब कांग्रेस अगर ओबीसी पॉलिटिक्स करती है और वो पॉलिटिक्स उसके लिए जरूरी है, क्योंकि उसको मालूम है कि दलित आज की तारीख में ब्राह्मण तब जो अपर कास्ट है उसके साथ मजबूती के साथ नहीं आएगा, और दलित भी शायद उतना छिटका हुआ उससे दिखाई पड़ता है। तो अगर ओबीसी की पॉलिटिक्स करती है और इस बहाने
ओबीसी का एक बड़ा चंक अगर उसके पास आता है तो मुस्लिम तबके के साथ मिलके वो एक मजबूत सामाजिक आधार बना सकते हैं और तब उसके वोटों का प्रतिशत 30% के आसपास पहुंच सकता है। अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखें, बहुत खराब हालत में भी 1997 से लेकर 2019 तक कांग्रेस पार्टी कंसिस्टेंटली 19% वोट लेकर आ रही है और 10 से 12 करोड़ वोट उसके पास है। अब इसमें अगर उसमें अगर ओबीसी अगर तबका अगर जुड़ जाता है तो बहुत आराम से ये 15 करोड़ के आसपास से 16 करोड़ के आसपास तक पहुंच सकता। इसलिए मुझे लगता है कि इस चुनाव में भले ही कांग्रेस को उतना फायदा ना हो या ना होता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली मंडल 2 की पॉलिटिक्स, ओबीसी की पॉलिटिक्स करेंगे, कास्ट सेंसस की पॉलिटिक्स करेंगे, तो अगले चुनाव में, अगले लोकसभा के चुनाव तक वो बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। और वैसे भी एक चीज मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के अंदर ये तड़प बहुत लंबे समय से थी कि हिंदुओं को नाराज करके आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। जो वीएन गाडगिल ने 1998 में एक रिपोर्ट दी थी कांग्रेस को, स्पष्ट तौर पे कहा था कि 80% आबादी को नाराज करके आप इस देश पर शासन नहीं कर सकते। आज कांग्रेस को लगता है कि 80% का बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी के साथ है, लेकिन 80% में 50% ओबीसी है, उसको नाराज करके या उससे अलग होकर आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। तो अगर 80 के प्रतिशत के अगर 50% को अगर कांग्रेस पार्टी टारगेट कर रही है, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स, इट्स अ क्लेवर पॉलिटिक्स एंड इट्स अ पॉलिटिक्स ऑफ फ्यूचर जो कांग्रेस को फायदा पहुंचाए। भविष्य की राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अभी फिलहाल इन विधानसभा चुनाव में ऐसा देखने को मिलेगा या नहीं। लेकिन साफ तौर पर एक जो सोच है उसके बीज अगर जनता के मन में और उसके मस्तिष्क में अगर बो दिए जाएं तो आप ठीक कह रहे हैं कि पूरे तरीके से एक दूरगामी राजनीति, क्योंकि ये आज की पॉलिटिक्स नहीं है जो शुरू होकर खत्म हो जाएगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार हम इस पर चर्चा करते रहेंगे कि अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, जिस तरह की जो राजनीतिक समीकरण है, चुनावी समीकरण है, वो बनते, बदलते, बिगड़ते नजर आएंगे। उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। थैंक यू।